नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC तथा पर्यावरणीय सामाजिक एवं गवर्नेंस यानी ESG विनियमनों को प्रभावी बनाना। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के वर्गीकरण के लिए संशोधित टर्नओवर एवं निवेश मानदंड अधिसूचित किए। RBI ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिशा निर्देशों को संशोधित किया। टैकलिंग ब्लैक कार्बन, हाउ टू अनलॉक फास्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी बेनिफिट्स रिपोर्ट जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के 10,000 जीनोम अनुक्रम पूरे कर लिए हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC तथा पर्यावरणीय सामाजिक एवं गवर्नेंस यानी ESG विनियमनों को प्रभावी बनाना। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय यानी MCA की अनुदान मांगों 2025-26 पर 10वीं रिपोर्ट में विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और कई सिफारिशें भी की गई हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR की समस्याओं की बात करें तो CSR फ्रेमवर्क को लागू करने और निगरानी में खामियां मौजूद हैं तथा CSR के तहत व्यय की प्रभावशीलता पर विस्तृत विश्लेषण का अभाव है और बिना खर्च हुई CSR राशि का लेखा जोखा अभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। इनके लिए सिफारिश की गई है कि अधिक व्यापक रिपोर्टिंग और निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए CSR संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव और परिणामों पर विस्तृत रिपोर्टिंग का नियमित प्रकाशन करना व अनुपालन न करने की स्थिति में समय पर दंड आरोपित किए जाने चाहिए। दूसरा क्षेत्र है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, जिसके अंतर्गत हितों का टकराव और प्रावधानों की असमान व्याख्या के कारण IBC के तहत समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। IBC के तहत समाधान पेशेवरों यानी RPs के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है। इसके लिए समाधान संबंधी योजनाओं को केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लागू करने हेतु प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसी के साथ RPs के लिए कठोर प्रमाणन मानक और प्रदर्शन के मामले में स्वतंत्र समीक्षा लागू की जानी चाहिए। परिचालनरत लेनदारों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए लेनदारों की समिति की संरचना की समीक्षा भी करनी चाहिए। आखिरी क्षेत्र है पर्यावरणीय सामाजिक एवं गवर्नेंस यानी ESG का क्षेत्र। इस क्षेत्र में ग्रीन वॉशिंग का जोखिम लगातार बढ़ रहा है तथा लघु व्यवसायों को ESG प्रणाली को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए की गई सिफारिशों में अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्रीन वॉशिंग के लिए दंड आरोपित करने हेतु मंत्रालय के तहत एक समर्पित ESG पर्यवेक्षण निकाय गठित करना चाहिए। इसी के साथ निदेशकों के लिए प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में ESG उद्देश्यों को शामिल करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया जाना चाहिए तथा लेखा परीक्षा समितियों के समान स्वतंत्र ESG समितियां गठित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के वर्गीकरण के लिए संशोधित टर्नओवर एवं निवेश मानदंड अधिसूचित किए। संशोधित मानदंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। हालांकि MSMEs के वर्गीकरण के लिए मानदंडों में संशोधन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। अब बात करते हैं संशोधित मानदंडों की, जिनके तहत MSMEs की परिभाषा में बड़ा बदलाव किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों की निवेश सीमा अब 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं वार्षिक टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी तरह लघु उद्यमों की निवेश सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए और टर्नओवर सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। मध्यम उद्यमों के लिए भी निवेश सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए और टर्नओवर सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब अगर MSMEs के महत्व की बात करें तो ये रोजगार सृजन में सहायक है। देश में 5.93 करोड़ पंजीकृत MSMEs हैं। इनमें 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। इतना ही नहीं, 2023-24 में भारत के कुल निर्यात का 45.73% योगदान MSME से जुड़े उत्पादों से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में योगदान को देखें तो MSMEs का सकल मूल्यवर्धन GVA भी लगातार बढ़ रहा है, जो 2020-21 में 27.3% था और 2022-23 में बढ़कर 30.1% हो गया। अन्य योगदान में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायक, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं और राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं।
इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद एमएसएमईज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे की कमी है। दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि अधिकतर एमएसएमईज अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं और उन्हें औपचारिक होने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नई तकनीकों को अपनाने में भी झिझक देखी जाती है। कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज में कठिनाई भी एमएसएमईज के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही ऋण और जोखिम पूंजी प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतें भी एमएसएमईज के विकास में बाधा डालती हैं। इसके अलावा एमएसएमईज के उत्पादों के लिए भुगतान में देरी एक आम समस्या है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। हालांकि सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि उद्योग पंजीकरण पोर्टल। ये पोर्टल उद्यमों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाता है। दूसरी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP। यह एक प्रकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। और आखिरी है पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि योजना यानी स्फूर्ति SFURTI। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करना है। RBI ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिशा निर्देशों को संशोधित किया। संशोधित दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। ये दिशा निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। खबर की शुरुआत में आइए संशोधित दिशा निर्देशों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है विविध ऋण सीमाओं में वृद्धि, जिसके अंतर्गत शिक्षा को देखें तो अब व्यक्ति शिक्षा के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है। बात करें सामाजिक अवसंरचना की, तो यदि कोई व्यक्ति स्कूल, पेयजल जैसी सुविधाएं स्थापित करना चाहता है तो वह अधिकतम 8 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकता है। वहीं अन्य वृद्धियों में आवास ऋण, कृषि ऋण जैसी अन्य ऋण श्रेणियों की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर्स और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पब्लिक यूटिलिटीज जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, दूर दराज के गांवों में विद्युतीकरण आदि के लिए 35 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। इनके अलावा है प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs के लिए PSL लक्ष्य में संशोधन, जिसके अंतर्गत कुल प्राथमिकता क्षेत्रक है 60% तथा सूक्ष्म उद्यम है 7.5%। वहीं कमजोर वर्गों को अग्रिम 12% की वृद्धि प्रदान की गई है। इसी के साथ कमजोर वर्ग की परिभाषा का विस्तार भी हुआ है। इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही पहले की श्रेणियां बरकरार रखी गई हैं, जिनमें सम्मिलित हैं लघु और सीमांत किसान, असंगठित ऋणदाताओं के कर्ज में फंसे किसान, कारीगर, SHGs या संयुक्त देयता समूहों के व्यक्तिगत सदस्य। इसी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय आदि भी इसमें शामिल है। तथा व्यक्तिगत महिला लाभार्थी प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमा तय की गई है। हालांकि शहरी सहकारी बैंकों पर ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। टैकलिंग ब्लैक कार्बन, हाउ टू अनलॉक फास्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी बेनिफिट्स रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट क्लीन एयर फंड ने जारी की है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि अन्य शक्तिशाली प्रदूषकों के साथ साथ ब्लैक कार्बन के स्तर को कम करने से वायु गुणवत्ता, लोक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा सर्वाधिक तेजी से जलवायु को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक कार्बन आखिर है क्या? इसे आमतौर पर कालिख के नाम से जाना जाता है और ये अत्यंत सूक्ष्म कणिकीय वायु प्रदूषण PM 2.5 का एक घटक है। यह एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक यानी SLCP है। वायुमंडल में केवल कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक ही बना रहता है। आपको बता दें, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन उत्सर्जक देश है। अगर इसके प्रभावों की बात करें तो यह ग्लोबल वार्मिंग को तेज करने में अहम भूमिका निभाता है। यह मीथेन सहित उन शक्तिशाली प्रदूषकों में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ये क्षेत्रीय जलवायु पर भी प्रभाव डालता है। ये हिमावरण और हिमनदों पर जमा होकर उनका रंग काला कर देता है। इससे आर्कटिक क्षेत्र एवं हिमनदों में बर्फ पिघलने की गति बढ़ जाती है। ऐसा अनुमान है कि तिब्बत के पठार में मौजूद
याला हिमनद के द्रव्यमान में 39% की कमी आई है। यही नहीं, ये जल विज्ञान चक्र में व्यवधान उत्पन्न करता है। यह एशिया और पश्चिमी अफ्रीका की मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। इससे बाढ़ एवं सूखा जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ता है। अब सवाल है कि इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं। सबसे पहले आर्कटिक में और उसके आसपास के ब्लैक कार्बन गहन क्षेत्र को, जैसे गैस फ्लेयरिंग, पोत परिवहन क्षेत्र और रेसिडेंशियल हीटिंग से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु और ऊर्जा नीतियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs में संशोधन करके ब्लैक कार्बन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही शक्तिशाली प्रदूषकों पर समन्वित कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन समाधान को अपनाना आदि। खबर के आखिर में 2022 की रिपोर्ट देखें तो इसमें कृषि अपशिष्ट को जलाने से 3%, वनाग्नि से 20%, ऊर्जा से 9%, उद्योगों से 14%, अपशिष्ट से 4%, परिवहन से 15% तथा रेसिडेंशियल एनर्जी से 35% ब्लैक कार्बन उत्सर्जन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस S रविंद्र भट्ट को इस कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कार्यबल विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारणों की पहचान करेगा तथा शैक्षिक माहौल को अधिक समावेशी एवं अनुकूल बनाने के लिए उपाय सुझाएगा। चलिए सबसे पहले भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या संबंधी मुद्दे जान लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 7.6% मामले विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित थे। आपको बता दें कि 2012 से 22 के दशक में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के कुल मामले 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गए थे तथा महाराष्ट्र में सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा का स्थान आता है। इसी के साथ आइए विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे जिम्मेदार कारण देख लेते हैं। सबसे पहले है शैक्षणिक कारण। पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहना, पढ़ाई का दबाव और परीक्षा में असफलता। बात करें संस्था से जुड़े कारणों की तो बुलिंग, रैगिंग, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विश्वासों के कारण भेदभाव आदि इसमें शामिल हैं। इनके अलावा जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव आदि सामाजिक आर्थिक कारण विद्यमान हैं तथा अन्य कारणों में आर्थिक तंगी और ऑनलाइन गेमिंग शामिल है। हालांकि भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, जैसे मनोदर्पण। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व सेहतमंदी के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। बात करें राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति यानी NSPS की, तो इस रणनीति की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW ने 2022 में की थी। इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या से संबंधित मौतों के मामले में 10% तक की कमी करना है तथा राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NTMHP के तहत 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और आखिर में है ड्राफ्ट उम्मीद। उम्मीद से आशय है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। यह आत्महत्या की रोकथाम हेतु स्कूलों के लिए दिशा निर्देश हैं। इसे 2023 में जारी किया गया था। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के 10,000 जीनोम अनुक्रम पूरे कर लिए हैं। जीनोम अनुक्रम यानी जीनोम सीक्वेंसेस पहल डेयर टू एरा D TB कार्यक्रम के तहत संपन्न की गई है। डेयर टू एरा D TB कार्यक्रम मार्च 2022 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम TB यानी तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए डेटा आधारित अनुसंधान पर बल देता है। अब अगर डेयर टू एरा D TB कार्यक्रम की बात करें तो उसका कार्यान्वयन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम यानी INTGS है, जिसका उद्देश्य 32,000 से अधिक TB आइसोलेट्स का अनुक्रमण करना है ताकि दवा प्रतिरोधी उत्परिवर्तन की पहचान की जा सके और बेहतर उपचार विकसित किया जा सके। अगर भारत में TB की स्थिति पर नजर डालें तो यह एक चिंता का विषय है। विश्व में TB के 27% रोगी भारत में हैं। इस तरह दुनिया में TB रोग के सबसे अधिक मरीज भारत में हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में TB के कारण 3,31,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 23 मौतों को दर्शाता है। TB के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं।
राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP, जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP के नाम से जाना जाता था, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसमें कई अहम घटक शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान PMTBMBA। इसके तहत टीबी के मरीजों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा, निक्षेप पोषण योजना NPY। इसके तहत टीबी रोगियों के पोषण के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और अन्य पहलों में टीबी मुक्त पंचायत पहल, आदिवासी टीबी पहल आदि शामिल है। अब विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस आयोजित किया जाता है। तपेदिक वायु के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस मुख्य रूप से तब फैलता है जब लोग उस मरीज द्वारा संक्रमित हवा में सांस लेते हैं, जिसे सक्रिय टीबी रोग है। टीबी के प्रकार देखें तो पहला है पल्मोनरी टीबी, यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यह बीमारी लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, मस्तिष्क आदि को प्रभावित करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ईरान की, जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में ग्रेटर टूम, लेसर टूम और अबू मूसा द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणालियों का अनावरण किया। ये द्वीप सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे होर्मुज जलसंधि मध्य के निकट स्थित हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ईरान मध्य पूर्व का एक देश है। इसकी सीमाएं दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लगती हैं। इसके सीमावर्ती देशों को देखें तो इसके उत्तर में आर्मेनिया व अजरबैजान, पश्चिम में इराक, उत्तर पश्चिम में तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा उत्तर व उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके अधिकांश भूभाग पर ईरानी पठार का विस्तार है। यहाँ दश्ते कबीर व दश्ते लुत नामक मरुस्थल भी हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो इसके पश्चिम में जाग्रोस पर्वत तथा उत्तर में अलबुर्ज पर्वत है। इसकी प्रमुख नदियां करुण नदी, सफेद नदी आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय नौसेना ने IOS सागर और एक्यम नामक पहली पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। हाल ही में वरुण सैन्य अभ्यास 2025 संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक GI टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान यानी PNHZP भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जो विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के DNA नमूनों को संरक्षित करेगा। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। फॉरेंसिक और चिकित्सा में DNA पॉलीमोर्फिज्म के कई उपयोग किए जा सकते हैं। यह व्यक्तियों के मध्य DNA खंडों या जीन्स में भिन्नता को संदर्भित करता है। ऋषिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण ऋषिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया गया था। विशाखापट्टनम का ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच है। यह भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों में शामिल है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन को अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों से संबंधित डेटा न देने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की। आपको बता दें कि 2024 में वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.2% की बढ़ोतरी हुई है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा।
न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।